एक बिल्ली को किसी चूहे के पीछे अचानक झपटते हुए देखने की कल्पना कीजिए, या उस पल के बारे में सोचिए जब अनजाने में किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाता है। बहुत तेज दर्द होता है। बिल्कुल। और पलक झपकने से पहले ही हमारा हाथ झटके से पीछे हट जाता है। ये कोई जादू नहीं है। तो शाहिद स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के चैप्टर नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारा मिशन है उस अदृश्य नेटवर्किंग और केमिकल मैसेंजर सिस्टम को डिकोड करना जो जंतुओं और पौधों के शरीर को इतनी सटीकता से चलाता है। सही कहा। शरीर की ये सारी हरकतें महज कोई इत्तेफाक नहीं है। इनके पीछे एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिकल और केमिकल संचार व्यवस्था काम करती है। मतलब ये जो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। तो शरीर की इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वायरिंग को समझना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे आसपास के माहौल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी शरीर के अंदर पहुंचनी ही चाहिए। इसके लिए शरीर में अलग अलग जगह रिसेप्टर्स यानी ग्राही लगे होते हैं। अच्छा, जैसे कान या नाक में? जी, कान में सुनने के रिसेप्टर्स, नाक में सूंघने के और जीभ पर स्वाद के। ये सब पर्यावरण से डेटा जुटाकर शरीर के अंदर भेजते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जानकारी शरीर के अंदर ट्रैवल कैसे करती है? मतलब नाक या त्वचा से लेकर दिमाग तक जाने का कोई तो खास रास्ता होगा? तो वो रास्ता बनता है तंत्रिका कोशिकाओं से, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन शरीर के नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी इकाई है। इसकी बनावट काफी खास होती है। एक पेड़ की तरह सोचिए इसे। एक पेड़ की तरह? हाँ, न्यूरॉन के एक सिरे पर पेड़ की शाखाओं जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ध्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। अच्छा। जब त्वचा या किसी रिसेप्टर से कोई सूचना मिलती है तो ये डेंड्राइट उसे कैच कर लेते हैं। वहां एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इस सूचना को तुरंत एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युत आवेग में बदल देता है। अरे वाह! मतलब जो बाहरी जानकारी थी वो अब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गई। तो इसके बाद ये सिग्नल उस पेड़ की शाखाओं से निकलकर कहाँ जाता है? इसके बाद ये सिग्नल कोशिका काय यानी सेल बॉडी से होता हुआ एक लंबे तार जैसे हिस्से में प्रवेश करता है। इसे तंत्रिका अक्ष या एक्सॉन कहते हैं। ये सिग्नल एक्सॉन के बिल्कुल आखिरी सिरे तक बहुत तेज गति से पहुंचता है। लेकिन यहीं पर इस पूरी मशीनरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। वो क्या? कोई भी दो न्यूरॉन आपस में फिजिकली पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते। सच में? मतलब उनके बीच गैप होता है? बिल्कुल। उनके बीच एक बहुत ही सूक्ष्म खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स या अंतर्ग्रथन कहा जाता है। अगर बीच में खाली जगह है तो वो बिजली का सिग्नल आगे कैसे जंप करेगा? इसे हम एक रिले रेस की तरह देख सकते हैं क्या? रिले रेस कैसे? मान लीजिए जो धावक दौड़ रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वो दौड़ते हुए आता है, लेकिन रास्ते में एक नदी आ जाती है। ये नदी हमारा सिनैप्स है। अब बिजली का सिग्नल तो नदी पार कर नहीं सकता, तो वो उस पार जाने के लिए एक नाव का इस्तेमाल करता है। वो नाव है केमिकल सिग्नल। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। एकदम सटीक एनालॉजी है। विज्ञान की भाषा में भी बिल्कुल यही होता है। एक्सॉन के अंत में पहुंचकर विद्युत आवेग कुछ विशेष रसायनों को छोड़ता है, जो कि हमारी नाव हो गई। सही कहा। ये रसायन उस खाली जगह को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से टकराते हैं, और वहां टकराते ही एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देते हैं। मतलब धावक नदी के पार पहुंचकर फिर दौड़ने लगा। ये नेटवर्क तो बहुत ही व्यवस्थित है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। अगर शरीर का हर काम इसी रास्ते से होता है तो कभी-कभी ये रास्ता बहुत लंबा साबित हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में गर्म बर्तन का उदाहरण दिया था। अगर किसी का हाथ आग की लौ पर पड़ जाए तो सिग्नल पहले हाथ से दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग सोचेगा कि अरे ये गर्म है, इससे नुकसान हो सकता है, और फिर वापस हाथ की पेशियों को सिग्नल भेजेगा कि पीछे हटो। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में तो काफी समय लग जाएगा। वही तो, तब तक तो हाथ जल जाएगा ना। बिल्कुल। और इसीलिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए शरीर ने एक बहुत ही तेज शॉर्टकट बनाया हुआ है। इसे विज्ञान में प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बिना सोचे समझे तुरंत होने वाला रिएक्शन। जी। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जहां सोचने का समय नहीं होता, तो सिग्नल को दिमाग तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये शॉर्टकट हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। इसे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इसकी तरह काम करती है? बिल्कुल बाईपास ही है।
शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो नसें दिमाग की ओर जाती हैं वे स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। जब हाथ से दर्द का सिग्नल लाने वाली सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है तो वो दिमाग तक नहीं जाती? नहीं, इमरजेंसी में नहीं। स्पाइनल कॉर्ड में ही उसका सीधा कनेक्शन आदेश ले जाने वाली मोटर नर्व से कर दिया जाता है। मस्तिष्क तक सिग्नल जाने का इंतजार किए बिना ही स्पाइनल कॉर्ड सीधे हाथ की पेशियों को सिकुड़ने का आदेश दे देती है। और हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। ओहो, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन रुकिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड ही इस पूरी इमरजेंसी को संभाल लेती है तो क्या हमारे मस्तिष्क को इस घटना के बारे में कभी पता ही नहीं चलता? मतलब अगर दिमाग को पता ही नहीं चला तो हमें याद कैसे रहता है कि हम जले थे? ऐसा नहीं है कि दिमाग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। प्रतिवर्ती चाप का काम सिर्फ शरीर को तुरंत खतरे से बचाना है। लेकिन उसी समय उस सिग्नल की एक कार्बन कॉपी मस्तिष्क की ओर भी भेज दी जाती है। अच्छा। इसीलिए जब किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ता है तो हाथ पहले हटता है और दर्द का एहसास हमें कुछ मिलीसेकंड बाद होता है। मस्तिष्क उस घटना को दर्ज कर लेता है ताकि भविष्य में उस गर्म चीज से दूरी बनाई जा सके। अरे वाह, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मेमोरी स्टोरेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इमरजेंसी की बात तो समझ आ गई, लेकिन शरीर के बाकी सारे जो पेचीदा काम हैं जैसे सोचना, बात करना या शरीर का बैलेंस बनाए रखना, ये सब कैसे होता है? इसके लिए हमें मुख्य कंट्रोल रूम में जाना होगा, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। बिल्कुल। अग्र मस्तिष्क को एक तरह से शरीर की पूरी व्यवस्था का सीईओ कहा जा सकता है। ये मुख्य सोचने वाला भाग है। जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं उनका कंट्रोल यहीं होता है। हमारी याददाश्त, सुनने, देखने के केंद्र यहीं हैं। यहाँ तक कि पेट भर गया है, इसका एहसास भी अग्र मस्तिष्क ही कराता है। तो अगर अग्र मस्तिष्क सीईओ है जो सारे बड़े फैसले लेता है, तो जो बैकग्राउंड में काम चल रहे हैं उनका क्या मतलब, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें मध्यम मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलकर संभालते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, मेड्यूला। ये हमारे शरीर का बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे फोन में ओएस काम करता है बैकग्राउंड में? एकदम सही। हमारी हृदय गति, ब्लड प्रेशर, खाना देखकर मुंह में लार आना या उल्टी आना, इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मेड्यूला ही इन्हें बिना हमारी जानकारी के चलाता रहता है। और पश्चिम मस्तिष्क में तो एक और हिस्सा होता है ना, अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम भी कहते हैं। वो किस काम आता है? अनुमस्तिष्क शरीर का ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट? हाँ, जब कोई इंसान सीधी रेखा में चलता है, साइकिल चलाता है या किसी पेन को उठाता है, तो उन हरकतों में जो सटीकता होती है वो इसी की वजह से होती है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब अगर सेरिबेलम ठीक से काम ना करे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, इंसान लड़खड़ा कर गिर जाएगा। इतनी भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग करने वाले इस सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी है। ये तो हम जानते हैं कि मस्तिष्क खोपड़ी यानी हड्डियों के एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर सिर जोर से हिले तो क्या वो नरम दिमाग खोपड़ी की सख्त दीवारों से टकराकर डैमेज नहीं हो जाएगा? यही वजह है कि मस्तिष्क सिर्फ हड्डी के बक्से में सीधा रखा नहीं होता। दिमाग असल में बहुत नरम होता है, लगभग जेली की तरह। जेली की तरह? इसीलिए मस्तिष्क इस बॉक्स के अंदर एक तरल यानी फ्लूइड से भरे गुब्बारे में तैरता रहता है। इस तरल को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, तो ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। जी, कोई भी भारी झटका सीधे मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही इस फ्लूइड में बटकर कमजोर हो जाता है और मेरुरज्जु की रक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी करती है। तो दिमाग सुरक्षित है और उसने सिग्नल भी भेज दिया। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी पेशियों यानी मसल्स तक पहुंचता है तो हाथ या पैर हिलते कैसे हैं? पेशियों की गति उनके अंदर मौजूद खास तरह के प्रोटीनों पर निर्भर करती है। जब किसी मसल सेल तक विद्युत आवेग पहुंचता है तो वहां एक केमिकल बदलाव होता है। ये बदलाव उन प्रोटीनों को अपनी व्यवस्था और आकार बदलने पर मजबूर कर देता है। जब कोशिका के अंदर के प्रोटीन सिकुड़ते हैं तो पूरी पेशी कोशिका छोटी हो जाती है और इसी सिकुड़ने से हमारे शरीर में मूवमेंट होती है। जंतुओं में तो ये पूरी व्यवस्था बहुत साफ समझ आ रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? जिसके पास दिमाग, नसें या पेशियां ना हो वो कैसे रिएक्ट करेगा? मैं पौधों के बारे में सोच रही थी। ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम है और ना ही सिकुड़ने वाली मसल्स। फिर वे अपने पर्यावरण में होने वाले बदलावों का जवाब कैसे देते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।
पौधों की संचार प्रणाली जंतुओं से अलग जरूर है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। पौधों की गतियों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो जिनमें पौधे की वृद्धि नहीं होती, और दूसरी वो जो पूरी तरह वृद्धि यानी ग्रोथ पर निर्भर करती हैं। अच्छा, तो बिना वृद्धि वाली गतियां कौन सी हैं? छुई मुई का पौधा देखा है? हाँ, टच मी नॉट प्लांट, छूते ही सिकुड़ जाता है। बिल्कुल, जैसे ही इसकी पत्तियों को छुआ जाता है, वो कुछ ही सेकंड में सिकुड़कर लटक जाती हैं। लेकिन रुकिए, अगर पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं है तो छुई मुई के एक पत्ते को छूने का सिग्नल दूसरे पत्ते तक पहुंचता कैसे है? पौधे नसें न होने के बावजूद विद्युत रसायन संकेतों का उपयोग करते हैं। ये सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल तक जाते हैं। और बिना मसल्स के पत्तियां सिकुड़ कैसे जाती हैं? क्योंकि पौधे की कोशिकाएं पानी की मात्रा का इस्तेमाल करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कोशिकाएं छोटे पानी के गुब्बारों की तरह होती हैं। जब उन्हें छुआ जाने का सिग्नल मिलता है तो वे तुरंत अपने अंदर का पानी बाहर निकाल देती हैं। अरे वाह, पानी निकलते ही वो गुब्बारे पिचक जाते होंगे? बिल्कुल, कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और यही वजह है कि पत्तियां सिकुड़कर नीचे की तरफ लटक जाती हैं। ये तो बहुत ही शानदार हाइड्रोलिक सिस्टम हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो दूसरी तरह की गतियां होती हैं जो ग्रोथ पर निर्भर करती हैं, वो कैसे काम करती हैं? उन्हें अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कहते हैं। जब पौधे के आसपास कुछ बदलता है, जैसे रोशनी या गुरुत्वाकर्षण, तो पौधा उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ की दिशा मोड़ लेता है। इसका कोई उदाहरण? प्रतान का टेंड्रिल्स। आपने देखा होगा कुछ पौधे धागे की तरह किसी सहारे से लिपट जाते हैं। हाँ, बेल वाले पौधों में अक्सर होता है। जी, जब प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है तो जो हिस्सा उसे छू रहा होता है उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है, लेकिन जो हिस्सा दूर है वो तेजी से बढ़ता है। अच्छा, तो एक तरफ कम ग्रोथ और एक तरफ ज्यादा ग्रोथ। सही कहा। इस असमान वृद्धि के कारण वो प्रतान मुड़कर उस डंडे या बाड़ के चारों तरफ लिपट जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पौधे हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ ही क्यों झुकते हैं। इसे विज्ञान में प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं ना, जहां तना रोशनी की ओर बढ़ता है। एकदम सही। और इसी तरह गुरुत्वानुवर्तन होता है, जिसमें जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर जाती हैं और तना ऊपर की ओर बढ़ता है। और शायद पानी और रसायनों के लिए भी ऐसा कुछ होता है। हाँ, रसायनानुवर्तन भी होता है, जहां पराग नलिका बीजांड की ओर बढ़ती है, और जलानुवर्तन में जड़ें जमीन के अंदर नमी वाले हिस्से की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन एक बात है, पौधों की ये जो दिशा बदलने या बढ़ने वाली गतियां हैं, ये तो बहुत धीमी होती हैं। हाँ, धीमी तो होती हैं। जानवरों में नसों वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेज होते हैं, पर उनकी भी एक दिक्कत है, वो शरीर के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते, और एक बार सिग्नल भेजने के बाद नसों को दोबारा सेट होने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसलिए अगर किसी जीव को लंबे समय तक टिकने वाला कोई बदलाव करना हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम नहीं चलेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हार्मोन्स की। रासायनिक संचार या हार्मोन की प्रणाली लंबी और स्थायी होती है। पौधे पादप हार्मोन बनाते हैं जो कोशिकाओं तक पहुंचकर उनके काम करने का तरीका बदल देते हैं। जैसे रोशनी की तरफ झुकने में कौन सा हार्मोन काम आता है? पौधे के तने के सबसे ऊपरी हिस्से पर ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन बनता है। तो ऑक्सिन कैसे काम करता है? इसे हम एक स्मार्ट बिल्डर की तरह समझ सकते हैं। जब पौधे पर एक तरफ से धूप पड़ती है तो ये ऑक्सिन धूप से बचने के लिए अंधेरे वाली तरफ चला जाता है। बिल्कुल। वहां जाकर ये बिल्डर दीवार यानी कोशिकाओं को लंबा कर देता है। अब एक तरफ की कोशिकाएं लंबी हो गईं, दूसरी तरफ की वैसी ही रहीं, तो पूरी इमारत यानी पौधा अपने आप रोशनी की तरफ झुक जाता है। जी हाँ, है ना? क्या बात है, एकदम सटीक तरीके से समझाया। ऑक्सिन वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसी तरह जिब्रेलिन होते हैं जो तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। और कोई हार्मोन? एक और हार्मोन है साइटोकाइनिन, जिसका काम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को तेज करना है। फलों और बीजों को तेजी से बढ़ने की जरूरत होती है, इसलिए वहां साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमेशा बढ़ते रहना भी तो पौधे के लिए ठीक नहीं है। क्या कोई ऐसा हार्मोन भी है जो इस ग्रोथ पर ब्रेक लगा सके? जी हाँ, एब्सिसिक अम्ल नाम का एक हार्मोन होता है जो पौधे के लिए स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है। स्ट्रेस हार्मोन? हाँ, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। जब पौधे को लगता है कि पानी की कमी है तो ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है। इसी के असर से पत्तियों का मुरझाना शुरू होता है ताकि पौधा अपनी ऊर्जा बचा सके। तो जैसे पौधों में स्थायी बदलाव के लिए हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही जंतुओं के शरीर में भी होते होंगे, क्योंकि अगर पूरे शरीर को किसी खास स्थिति के लिए तैयार करना हो
तो नसें तो ये काम अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल, जंतुओं में ये काम अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम करता है। इस तंत्र की ग्रंथियां अपने हार्मोन्स को सीधे खून में छोड़ देती हैं। सीधे खून में? हाँ, और खून के जरिए वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। जब हम किसी गहरे खतरे में होते हैं, जैसे अचानक कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो जो एकदम से शरीर में एनर्जी आ जाती है वो एड्रेनलिन ही है। बिल्कुल वही है। जब दिमाग खतरे को भांपता है तो वो गुर्दों के ऊपर बैठी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देता है। वहां से एड्रेनलिन सीधे खून में मिल जाता है। तो शरीर में होता क्या है उस वक्त? यह तुरंत हृदय की धड़कन को तेज कर देता है ताकि अंगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। उसी समय यह पाचन तंत्र और त्वचा की खून की नलियों को सिकोड़ देता है। अच्छा, इसीलिए डरने पर अक्सर इंसान का चेहरा पीला पड़ जाता है। एकदम सही। खून वहां से हटकर सीधा हमारे हाथ पैरों की मसल्स की तरफ चला जाता है ताकि हम तेजी से भाग सकें या लड़ सकें, और फेफड़ों की नलियां भी चौड़ी हो जाती हैं। ये रिस्पॉन्स एक पल में शरीर को सुपर मोड में डाल देता है। इसके अलावा भी तो कई हार्मोन होंगे शरीर में। हाँ, गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है ना? जी, अगर खाने में आयोडीन ना हो तो ये ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गॉइटर या घिंगा बीमारी हो जाती है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो शरीर की हाइट कंट्रोल करता है। बचपन में इसका स्राव कम हो जाए तो इंसान बौना रह जाता है, और 10 से 12 वर्ष की उम्र में जो शरीर में भारी बदलाव आते हैं वो नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। इन सब के बीच एक हार्मोन ऐसा है जिसका नाम हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुनते हैं, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन बहुत अहम है। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलता है और रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से ही मधुमेह या डायबिटीज होता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर पैंक्रियाज ने खून में इंसुलिन छोड़ दिया तो क्या वो खून में मौजूद सारी शुगर को खत्म नहीं कर देगा? शरीर को कैसे पता चलता है कि अब हार्मोन को रोकना है? कोई तो ब्रेक होगा ना? इस ब्रेक को पुनर्भरण क्रियाविधि या फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये बिल्कुल एक एयर कंडीशनर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। पैनक्रियास की कोशिकाएं इससे भांप लेती हैं और इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देती हैं। इंसुलिन कोशिकाओं को आदेश देता है कि वो शुगर को सोख लें। जैसे ही कोशिकाएं शुगर सूखती हैं, खून में शुगर का स्तर वापस नीचे आने लगता है। और फिर पैंक्रियास को पता चल जाता है। बिल्कुल, पैनक्रियास इस गिरावट को भी डिटेक्ट कर लेता है और इंसुलिन का स्राव अपने आप बंद कर देता है। अरे वाह, ये तो शरीर के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे बाहर से किसी ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है, कैसे एक न्यूरॉन से उठने वाले छोटे से इलेक्ट्रिक सिग्नल से लेकर खून में बहने वाले हार्मोन्स तक, और पौधों की छुई मुई वाली शांत गतियों से लेकर इंसान के रिफ्लेक्स एक्शन तक, सब कुछ एक बेहद सटीक मशीनरी का हिस्सा है। वाकई इस चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर मानते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारा अचानक गुस्सा आना, हमारा डरना या हमारी भूख, ये सब हमारी अपनी स्वतंत्र चेतना का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि हम खुद सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इस गहराई से किए गए विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि जब अचानक किसी आवाज से डरकर हम पीछे हटते हैं या हमें तेज भूख लगती है, तो क्या वो सच में हम हैं या फिर शरीर के अंदर बहने वाला एड्रीनलिन या दिमाग में दौड़ता कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल चुपचाप हमारे विचारों को कंट्रोल कर रहा है? क्या हम अपनी आजाद चेतना के मालिक हैं या महज रसायनों और विद्युत आवेगों की इस शानदार मशीनरी का एक हिस्सा भर है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और विज्ञान के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।